अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। चलो जी 2-3 दिन खेल लिया, अब मैं कॉस्ट शुरू करते हैं। और कॉस्ट का जो पेपर है ना ये नजर आया ना नूर सीएमए का जो पेपर है 100 मार्क्स का पेपर का ना स्ट्रक्चर ये होता है कि सेक्शन ए सेक्शन बी करके बने होते हैं और इसके 50 मार्क्स और इसके 50 मार्क्स होते हैं। अच्छा, कोई रूल नहीं है, बस एक अंदाजा ये चल रहा है कि इसमें होते हैं 6 सवाल, लेकिन जो कोई पक्का रूल नहीं है। और इसमें होते हैं 3 सवाल, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है। अब चूंकि ये 6 हैं और टोटल 50 है तो 10 नंबर से तो है 10 से कम होगा ना एक सवाल। ये 50 में 6 हैं तो एक सवाल के नंबर 7, 8, 10 इस तरह के होंगे। तो ये तकरीबन ना कोई 5 से लेके 10 मार्क्स ईच और ये 15 से लेके 20 मार्क्स ईच, यानी अगर 2 15 गए तो एक 20 का होगा, इस तरह से। और आप में से जिन बच्चों ने पहले कोई पेपर दिया हुआ है FAR 1 का, एमसीक्यूज नहीं होते इसमें। FAR 1 में एमसीक्यूज होते हैं, इसमें नहीं होते। तो ये पेपर का स्ट्रक्चर है। सेक्शन ए में छोटे सवाल होते हैं, इनको शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, इनको लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये टोटल तकरीबन कोई 9 सवाल पेपर में होते हैं। एग्जामिनर बाद औकात स्टूडेंट्स के जज्बात से खेलना चाहे तो सेक्शन ए इतना मुश्किल बना देगा कि हिम्मत हौसला वहीं टूट के मरने वाले हो जाएंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा सेक्शन बी देखने की, वो आसान बनाया होगा। तो इसलिए जज्बात से खेला जा सकता है। अब इसको ना सिलेबस को मैंने टोटल 13 चैप्टर में बांटा है मैंने। और ये जो मैंने तमीज की हुई अलग अलग ये आई कैप नहीं बताई, मतलब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। एक ग्रिड है जिसमें ये चैप्टर्स हैं, 35 से 45 मार्क्स, यानी इनमें से तकरीबन कुछ 40-45 तक मार्क्स टेस्ट होते हैं। इसमें से इतने मार्क्स हैं, इसमें से इतने मार्क्स हैं। और मैं आपको इनकी तरतीब जरूरी नहीं कि मैं आपको यहां से शुरू करके फिर ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा। मैंने अभी वो कराऊंगा, फिर कभी ये करा रहा हूँ, फिर ये कराऊंगा, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने इन ग्रेड्स में मूव करना है, कोई खास सीरियल नंबर से नहीं चलूंगा, जो मुझे मुनासिब लगेगा मैंने उस तरतीब से चलना है। ग्रेड बाहर लेने पेपर में आपको दिखा दिए सामने कि टोटल 13 टॉपिक्स हैं और वो इन ग्रेड्स में बटे हुए हैं। अच्छा, अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो पहले दिन भी मैंने की थी शायद, कॉस्ट का पेपर मुश्किल है और आपको ना टीचर पे भरोसा करके चलना पड़ेगा। आपके कुछ सीनियर्स वैसे तो कुछ सीनियर यहाँ क्लास में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन आपके कुछ सीनियर्स आपको ये परेशान कर सकते हैं कि इस वाले से शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पेपर में 50 नंबर आ जाते हैं। तो 50 तो बेटे आ भी नहीं सकते, 50 तो आ भी नहीं सकते। लेकिन अगर चलो 40 भी आ गए तो एग्जामिनर के पास इसमें 3 टॉपिक्स हैं, उसको पूछने तो तीनों में से चाहिए। लेकिन अगर वो पूरे 45 नंबर इसमें से पूछ ले तो पूछ सकता है, वो तो उस अटेम्प्ट वाले की किस्मत की बात है कि वो पूरे के पूरे 45 इसमें से पूछ रहा है। सारे के सारे इसमें से भी पूछ सकता है, सारे इसमें से भी पूछ सकता है, वैसे मिला जुला के ही पूछता है नॉर्मली दुनिया में। और दुनिया कह रहा हूं, बहुत बड़े निकल गए हम तो। ये जो सीए की फील्ड है इसमें बच्चे कॉस्ट में इससे डरते हैं सबसे ज्यादा, इससे, और इससे भी बहुत डरते हैं वैसे। तो हर टीचर का ना अपना स्टाइल है। एफएससी कितने साल की होती है? 2 साल की। और एफएससी के मार्क्स के ऊपर फैसले होते हैं कि आगे किस फील्ड में जाना है। तो वो सिर्फ 2 साल में क्यों पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी से पढ़ाना शुरू कर दें, है जरा अच्छा। एफएससी चलती है 10-12 साल, सिर्फ 2 साल, बस सिर्फ 2 साल, ये क्या बात हुई? वो जो 2 साल है वो तभी करने के काबिल हो रहे हैं जब पीछे 10 साल करके आए हैं, वो तभी काबिल हुए हैं। तो जितने टीचर्स पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं ना बेटे कॉस्ट, उनमें से हो सकता है किसी टीचर को यहां से शुरू करना ठीक लगता हो, उनकी मर्जी, उनको तरीका बेहतर लगता होगा। हो सकता है किसी को यहां से शुरू करना बेहतर लगता हो सकता है कोई टीचर यहां से शुरू करते हो फिर छोड़ देते हो, फिर कुछ इसके बाद दोबारा कराते हो, फिर कुछ इसके बाद दोबारा कराते हो। हर टीचर का अपना अपना स्टाइल हो सकता है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने टीचर पे भरोसा करके चले। अगर टीचर ने कोई तरतीब बनाई है तो किसी वजह से ही बनाई होगी। जब आप करेंगे ना शक कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तो ठीक है, जब आप क्वालिफाई करोगे पढ़ाना शुरू कर देना और जो ठीक लगता है वैसे पढ़ा लिया करना। जब तक ऐसा नहीं हो रहा टीचर्स को फॉलो करना।
तो इसलिए मैंने आपको जिस तरतीब से पढ़ाना है, मेरे पास होगी कोई ना कोई उसकी वजह, कोई मसलियत होगी, तो जिस तरतीब से चलाऊं, बस आपने साथ साथ चलना है। जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैंने आपको लेक्चर नोट्स बनवाने हैं। और हाँ, वो मासूम लोग होते हैं दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था लेक्चर नोट्स, तो वो किसी बच्चे ने पूछा था लेक्चर नोट्स कहां से मिलेंगे? रजिस्टर बेटा, रजिस्टर जो मैंने बोर्ड पे लिखना है और जो आप लोगों ने उसको रजिस्टर में नोट करना है, या मैं कुछ जबानी लिखने को कहूंगा, तो वो जो रजिस्टर है ना, उसको लेक्चर नोट्स कहते हैं। वो है, वो रजिस्टर है, वो नहीं कहीं से मिलेंगे। तो आप लोगों ने लेक्चर नोट्स बनाने हैं। क्लास में सवाल करा रहा हूंगा, उसको मैंने क्लास वर्क कह दिया। होमवर्क सवाल दूंगा, वो आपने करना है। और होमवर्क करना ये नहीं होता है कि सवाल पढ़ा और सोल्यूशन देखा, हाँ ठीक है सही किया हुआ है। आपसे मैं चेक नहीं करवा रहा कि मैंने सही किया कि नहीं किया। मैं करता तो ऐसे ही करता, ये नहीं करना आपने लिख के करना होगा, क्योंकि लिख के सवाल नहीं करेंगे तो आप पेपर में भी अचानक लिखने के काबिल नहीं हो जाएंगे। तो रोजाना का रोजाना पढ़िए। क्लास वर्क बेस्ट तो ये है कि क्लास वर्क वाले सवाल घर जाकर दोबारा खुद करिए, क्योंकि क्लास में तो मैंने किया है। और फिर होमवर्क वाले सवाल करिए, लेकिन लिख के करिए। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे साथ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्लास वाले सवाल, होमवर्क वाले सवाल लिख के नहीं किए, घर जाके नहीं पढ़ा, तो फिर मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ट्रस्ट एंड फॉलो योर टीचर। चलें जी, कॉस्ट शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड और ये ग्रिड से रिलेटेड और ये सेक्शन ए बी से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो बताएं। प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले भी कहा था, फिर कह देता हूं कि जो पैक की बुक है मेरी, उसमें मैंने स्प्रिंग 24 तक अपडेट किया हुआ है। और कोई एक आधा सवाल शायद कोई 2005 का भी डाला होगा मैंने, वरना मैंने मोस्टली ऑटम 2009 से आगे के सारे सवाल डाले हुए हैं। और जहां जहां मेरे इल्म के मुताबिक सवालों में कुछ गलतियां थी तो मैंने सवाल अमेंड कर दिए, सोल्यूशन में गलतियां थी तो वो अपने फॉर्मेट पे सही सोल्यूशन बना के दे दिए। अब ये कैसे पता कि मैं सही कह रहा हूं? ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए मेरी जो पैक की बुक है वो ही कंप्लीट है। बाकी सवाल खुद बना के भी करवा रहा हूँ, प्लस पैक की बुक। तो ये टोटल प्रैक्टिस मटेरियल है, पैक की बुक और लेक्चर नोट्स। और इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन किसी की? लेक्चर नोट्स वो जो रजिस्टर होगा, और पास पेपर्स जो कि पैक की बुक में। चलो ठीक है जी। कॉस्ट का पहला चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मैंने अपनी बुक में इसको रखा हुआ है चैप्टर 1। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, और पास कब है रिजल्ट? कल परसों? नहीं, कुछ है बच्चे कल, यानी कल तादाद का फर्क पड़ सकता है। कल आपने उसमें 5O FO की कैलकुलेशंस पढ़ी हुई है? हाँ, तो वो आपको आती हैं। मैं रिवाइज जरूर कराऊंगा, वरना ये नहीं कि 5O के ऊपर 10-10 सवाल कराऊंगा, नहीं, एक सवाल बहुत होगा। तो वो आपको सारी कैलकुलेशन आती हैं, रिवाइज सारा हो रहा होगा, लेकिन जो चीज इंट्रो में कर चुके उस पे एक हद से ज्यादा नहीं सवाल हो सकते। इन्वेंट्री होती क्या? स्टॉक। मैं जब से पढ़ा रहा हूं, मैं जब भी सवाल पूछता हूं तो उसका जवाब यही आता है, अच्छा स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। शाबाश। होता क्या है? जो एसेट्स, बिजनेस कमाता है प्रॉफिट। अच्छा, कैसे कमाता है प्रॉफिट? बिजनेस ने या तो गुड्स खरीद के बेचनी होती हैं, या उसने बना के बेचनी होती हैं। ये मैंने पहली क्लास में लिखी हुई है बातें। या फिर सर्विसेज देनी होती हैं।
तो ट्रेडिंग बिजनेस वाला गुड्स खरीद के बेचता है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाला गुड्स बनाकर बेचता है। तो वो गुड्स जो उसने बेचनी है किसी भी एक वक्त में स्टोर में कुछ ना कुछ तो पड़ी होंगी ना, उसी वक्त तो नहीं बनाएगा, उसी वक्त तो नहीं खरीदेगा। तो स्टोर में जैसे अगर किसी शॉप पे गारमेंट खरीदने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो खाली पड़ी हुई दुकान है नहीं, वहां है, रैक में लगे हुए हैं। आप कोई जूता खरीदने जा रहे हैं तो उस शॉप के अंदर शेल्फ में सारे जूते डिस्प्लेड हैं। तो जो गुड्स उस बिजनेस ने बेचनी है जो किसी भी एक वक्त वहां पड़ी हुई मौजूद है, वो इन्वेंट्री है। जो अभी बिकी नहीं है वो इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री क्या क्या शक्ल हो सकती है? इन्वेंट्री है गुड्स हेल्ड फॉर सेल। अच्छा, हो सकता है गुड्स की शक्ल में, हो सकता है अधूरी शक्ल हो। मैंने गुड्स हेल्ड फॉर सेल जनरली कहा है, इसको कच्ची कच्ची शक्ल में भी हो सकती है। तो इन्वेंट्री होती है जो कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टोर में पड़ी हुई है। किस किस शक्ल की इन्वेंट्री हो सकती है? ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री बस गुड्स की शक्ल में होगी, और ट्रेडिंग बिजनेस में जो इन्वेंट्री है वो बस गुड्स है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसमें इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में भी हो सकती है, और फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। ये बातें पता है ना सारी, मैं बस रिकैप दे रहा हूं। तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री बस गुड्स की शक्ल में होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री इन तीन शक्लों में हो सकती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिर्फ कहा इन्वेंट्री। मैं इसमें वर्ड ऐड कर देता हूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री जो कभी भी स्टोर में पड़ी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो अकाउंटिंग ईयर एंड के ऊपर स्टोर में पड़ी हुई है। तो जस्ट इन्वेंट्री बोलेंगे अगर तो वो तो पड़ी हुई चीजें हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ईयर एंड के ऊपर पड़ी हुई चीजें हैं। और ओपनिंग इन्वेंट्री जो एक पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले ही लम्हे अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है जी? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस अमाउंट पे आएगी, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है। और क्या रूल है, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जिसको प्यार से एनआरवी कहते हैं। ये सब बड़ी बड़ी बातें, मैं आपको बस रैंडमली रिकैप दे रहा हूं पढ़ी हुई बातों का। फिर जो नई चीजें होंगी या जो मैंने एक्सप्लेन करनी होंगी वो फिर और डिटेल से करूंगा। अभी मैं रैंडमली बस चीजों का रिकैप दे रहा हूं। तो इन्वेंट्री क्या होती है? पड़ी हुई चीजें जो स्टोर में मौजूद हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो गुड्स की शक्ल में मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की शक्ल भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश गुड भी हो सकता है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? ईयर एंड पे पड़ी हुई इन्वेंट्री। और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी कोई अमाउंट लिखनी पड़ती है, तो उस अमाउंट को कहते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और बाय रूल वो अमाउंट क्या होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यहां तक कोई नई बात, को बहुत अजीब सी बात की हो मैंने? यहां तक कोई एतराज, इख्तलाफ, परेशानी, तकलीफ? चलो एक छोटा सा सवाल लिखिए, छोटा। क्लोजिंग इन्वेंट्री
2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 72,000, 72,000, 72,000 रुपए। एनआरवी कैसे निकालते हैं? एनआरवी निकालते कैसे हैं? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, एनआरवी पढ़ाना है डिटेल से मैंने, तो सेल प्राइस और माइनस जो उसको बेचने पे खर्चा आएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 36 पर यूनिट, रुपीज 36 पर यूनिट। और सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट 5%, 5%। टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बता दें। जी कॉस्ट हो गई 72,000 और एनआरवी क्या हो गई 36 माइनस जी क्या किया मैंने, यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया 82080। तो कॉस्ट और एनआरवी में से कॉस्ट होगा। इन फिगर्स की कैलकुलेशन में किसी को कोई मुश्किल है तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन चले फिर भी। इसमें कोई सवाल? जी डन बेटा। अच्छा अब मैं चीजों को डिटेल से लेके चलता हूं। अभी तक जो बताया इन्वेंट्री क्या है, जो बिजनेस ने चीजें बेचनी है वो किसी भी वक्त स्टोर में पड़ी हुई है जिस भी शक्ल में, वो इन्वेंट्री है। शक्ल क्या हो सकती है? अगर बिजनेस ट्रेडिंग है तो वो गुड्स की शक्ल है इन्वेंट्री की। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती है। ये बात सबको पता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, क्या नहीं पता है कि नहीं? पता है ना। अगर चेयर्स बना के बेचनी है तो चेयर्स बनाने के लिए लकड़ी खरीदनी होगी, तो वो जो लकड़ी है वो रॉ मटेरियल है।
और जो चेयर पूरी बन जाएगी वो फिनिश गुड्स है। इसी तरह से अगर मशीनों के अंदर, क्योंकि लकड़ियां मशीनों के अंदर डाल के डिजाइन के मुताबिक चेयर्स बनेगी, तो हो सकता है कोई 5, 6, 8 घंटे का काम हो। तो 30 जून रात 12 बजे अभी भी कुछ लकड़ियां मशीन के अंदर हो सकती हैं, वो क्या कहलाएंगी? वर्क इन प्रोसेस। तो इन्वेंट्री होती है जो किसी भी शक्ल में स्टोर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। ट्रेडिंग बिजनेस इन्वेंट्री बस गुड्स है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती है। और इन्वेंट्री किसी भी वक्त, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ईयर एंड पे है। और हमने क्लोजिंग और ओपनिंग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं लिखना होता है, या हर वक्त की इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना होता है। बस क्लोजिंग और वही क्लोजिंग अगले ही लम्हे ओपनिंग है, तो हमें उनकी कोई अमाउंट भी तय करनी पड़ेगी। अमाउंट क्या होगी? फ्लोर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और हम जो भी कैलकुलेशन सीखने लगे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सीखें कि ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यूएशन सीखें? क्लोजिंग की। क्यों? क्योंकि वही अगले लम्हे ओपनिंग बन जाएगा। तो अब हमारी डिस्कशन लिमिट होकर पहुंच रही है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पे जाने लगा, और वो किस अमाउंट पे होनी है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो अब मैं डिस्कशन को अपनी ले जा रहा हूं, हेडिंग दे लेता हूं। अब हम लोग कॉस्ट पढ़ने लगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब मैं ऑनवर्ड डिस्कशन कॉस्ट पे कर रहा हूं, एनआरवी को फिलहाल साइड पे कर दिया। अब सारी डिस्कशन कॉस्ट पे होने लगी। अच्छा, अभी शायद आपको मेरी बात समझ आते ना आए तो कोई मसला नहीं है। मैंने ना इंटेंशनली यहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिखा है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखा, वो मैं अलग बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं। जब मैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री की हेडिंग दूंगा तो ये बात दोबारा समझा दूंगा। अभी हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री जो किसी भी वक्त स्टोर में पड़ी हुई है, उन पड़ी हुई चीजों की अगर कॉस्ट जानना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, ये बता रहा हूं। तो सिंपल सा असूल ये है कि इन्वेंट्री हमारे पास जिस भी शक्ल में मौजूद है प्रेजेंट, वहां तक पहुंचाने के लिए जो जो खर्चा आया था वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। चाहे वो रॉ मटेरियल की शक्ल में है, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में है, चाहे फिनिश गुड्स की शक्ल में है। रूल दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ, अभी लिख भी देता हूं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से मुराद है कि इन्वेंट्री हमारे पास जिस भी शक्ल में मौजूद है, मतलब एट प्रेजेंट, वहां तक लाने के लिए क्या खर्चा हुआ था, ये कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है necessarily incurred in bringing the asset, एसेट कहां से आ गया बीच में? इन्वेंट्री एसेट है ना, टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ये होती है कॉस्ट। ये असूल है कि इन्वेंट्री हमारे पास जिस भी जगह, जिस भी हालत में है, मशीन के अंदर है आधी अधूरी शक्ल में, तो वहां तक लाने के लिए कितना खर्चा हुआ है वो उसकी कॉस्ट है। फिनिश गुड्स की हालत स्टोर में पड़ी है, वहां तक लाने के लिए कितना खर्चा हुआ है। रॉ मटेरियल की हालत में स्टोर में पड़ी है, वहां तक लाने के लिए जो खर्चा हुआ। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है कि उसको जहां पड़ी हुई है वहां तक लाने के लिए जो खर्चा हुआ। इसकी कैलकुलेशन समझाने के लिए हम इन्वेंट्री को ना दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक शाख में मैं ले लेता हूं फिनिश गुड्स ऑफ ट्रेडिंग और रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक शाख में इनकी बना देता हूं, और एक शाख में ले लेता हूं वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये दो शाखें मैंने यहां से बना दी। यानी इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करना बता रहा हूं, कैलकुलेट करना, तो उस कैलकुलेशन के अंदर क्या क्या शामिल करना है, उसके लिए मैंने इन्वेंट्री को पहले दो शाखों में बांट दिया। यहां पर जो तरीका बताऊंगा वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन बात क्या है? ऑफ कॉमन। हाँ जी, इन दोनों में कॉमन बात क्या है? इन दोनों में कॉमन बात है खरीद के लेके आना। ट्रेडिंग बिजनेस है, गुड्स खरीद के लेके आएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है,
रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएगा, तो दोनों में कॉमन बात यह है कि खरीद कर लेकर आए हैं, इसलिए मैंने इनको एक शाख में बना दिया। और ये बना रहे हैं, इनको बनाया जा रहा है, तो इसलिए मैंने इन दो शाखों को यहां से अलग अलग किया। तो अगर इन्वेंट्री ये है या ये है, तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या, अच्छा एक लंबी लिस्ट और आगे बनाऊंगा, अभी मैं लंबी लिस्ट किए बगैर मोटी मोटी दो तीन बातें बता रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है, तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा? परचेज कॉस्ट प्लस ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और यही बात मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं, incurred in bringing the asset to its present location and condition। इनकी मैं आपको ना एग्जांपल्स की लिस्ट लिखवा देता हूं, तो वो याद हो जाएंगी, थोड़ा टाइम बच जाएगा। चाहे ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल हो, इन्वेंट्री क्या है? जो स्टोर में है, उसकी कॉस्ट कितनी है? स्टोर में लाने तक जो खर्चा आया था। अच्छा, इनको स्टोर में लाने तक क्या खर्चा आया था? खरीदा था, और स्टोर में ब्रिंगिंग लाने तक और खर्चे आए थे, वो सब इसकी कॉस्ट का हिस्सा है। लिस्ट बना के देता हूं भी। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, चेयर्स बन गई, कपड़े बन गए, जूते बन गए, वो फिनिश गुड्स हैं। उनको बनाने तक क्या क्या खर्चा आया था? जूते को बनाने के लिए क्या खर्चा आया? रॉ मटेरियल खरीदा या इस्तेमाल हुआ? इस्तेमाल हुआ। फिनिश गुड्स में वो मटेरियल जो यूज हुआ है, वो कॉस्ट लगी, क्या फर्क है? तो सारा तो इस्तेमाल हुआ है, तो जो मटेरियल यूज हुआ प्लस और क्या खर्चे आए? लेबर का खर्चा आया, और मैंने आपको अब जब मटेरियल और लेबर का वर्ड यूज कर ही दिया है, तो कुछ 2 दिन पहले मैंने कहा था, आप याद रख लें, 3 खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगी है, और ये मैंने भी जबानी बात बोली थी, चलो लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यूज्ड। और क्या खर्चा लगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और क्या खर्चा लगा? एफओएच। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ये 3 टुकड़े शामिल है।
हाँ जी, कितना लिखा? अच्छा, यहाँ पर ना ये टर्म सुन के भी परेशान नहीं होना, बस लिख लें, आगे जिंदगी में शायद कभी इनका दोबारा काम आए। ये मैंने 3 चीजें लिखी हैं, ये इन दोनों को, यानी डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, इनको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ये अगले चैप्टर्स में ये नाम इस्तेमाल होगा बार बार, तो आपको फिर ये याद हो कि डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, इसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। अगर यहीं ये शॉपर में बंद करने में मुश्किल हो रही है तो नीचे अलग से लिख लें बेशक। और इन दोनों को किन दोनों को, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, इनको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ये नाम है, ये अगले चैप्टर में कहीं इस्तेमाल हो तो आपको यहां तक नोटेड। अच्छा, अब मैं ना इसकी तफसील में और चलता हूं, इससे और आगे शाखना निकालें, अलग से हेडिंग दे देता हूं, वो जरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अलग से हेडिंग दे देता हूं। वैसे बता रहा हूं, अब मैं इसकी और तफसील में जा रहा हूं। अच्छा, इस पेज पे ना कहीं नुक्कड़ में नीचे कहीं एक जगह बात लिख लें कि वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा। हम इस चैप्टर में वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट नहीं पढ़ रहे, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा। यानी इसके अलावा बाकी पढ़ रहे हैं हम, इसके अलावा बाकी चीजें पढ़ रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे, वो प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मैं इन्हीं शाखों में नीचे और शाखें बनाने की बजाय अब आपको हेडिंग दे देता हूं कि हम ना इन्हीं की और एग्जांपल्स पढ़ने लगे। यानी कि अब मैंने कह तो दिया अदर कॉस्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा, तो उसकी लिस्ट बना लेते हैं, उससे ना फिर सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैं पहले इनकी एग्जांपल्स बनाने लगा हूं, इनकी। और इसकी कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या है मैंने लिख दिए, ये कंपोनेंट्स ही लिखे हैं। क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और एफओएच की भी पूरी लिस्ट बनाने की बजाय बस क्या याद रखें एफओएच के बारे में कि क्या होते हैं ये, फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो इसलिए इसके लिए कोई लिस्ट नहीं बना के दे रहा, ये हो गई बात, उसकी लिस्ट बना के दे रहा। लिस्ट को समझने, लिस्ट किस बात की, क्या कर रहे हैं बात हम, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें ये इन्वेंट्री जो स्टोर में पड़ी है इतने रुपए की कॉस्ट की है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया होगा, है? कुछ खर्चे ऐड करेंगे ना। आप यहां पहुंचे क्लास के अंदर, आपको ये सारा कुछ कितना कॉस्ट किया, आना जाना, फीस, रजिस्ट्रेशन, किताबें, ये सब शामिल कर रहे होंगे ना। तो हमें ये इन्वेंट्री यहां तक पहुंचाना कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है, उसमें क्या क्या शामिल करना है, इसको कह रहा हूं मैं कंपोनेंट्स। तो इसकी मिसाल बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए मिसाल ले लेते हैं
हम कोई प्रोडक्ट बाहर से खरीद रहे हैं, चलें सबसे पहला खर्चा बाहर से हम सप्लायर से खरीद लेते हैं, तो परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस कह लें, और हो सकता है वो जो प्राइस बताए उसमें से हमें कोई डिस्काउंट माइनस कर दे, तो चलो डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं। चले खरीद ली चीजें, गवर्नमेंट ने देख लिया हमें खरीदते हुए, तो फिर वो टैक्सेस लगाएंगे इसके ऊपर। और टैक्सेस दो तरह के, जो अभी दे देंगे तो कल वापस मिल जाएंगे, और दूसरा जो अभी देंगे तो वापस नहीं मिलेंगे। तो हमने यहां पर कौन से शामिल कर लेने, सिर्फ नॉन रिफंडेबल वाले, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और गवर्नमेंट की और चीजें होती हैं उनको कहते हैं ड्यूटीज। तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। दूसरे मुल्क खरीद लिया, अब आगे चले, वहां से डोरेमोन का एनीवेयर डोर फैक्ट्री में पहुंच जाएगा सामान, लेके आना है, ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। अच्छा जहाज सीधा हमारी फैक्ट्री में लैंड करेगा आगे? नहीं, फिर तो एयरपोर्ट पे आएगा, वो तो सरकार की जगह है, तो फिर वहां पर हमें कुछ उनको मजीद चार्जेस देके कुछ जरूरी कागजात भर के चीजें क्लियर करानी पड़ेंगी, तो क्लियरिंग चार्जेस पड़ेंगे बहुत सारे। और ये तो मैंने मिसाल इंपोर्ट की ली है, लोकल भी हो सकता है, तो जो ट्रक पे लेके आ रहे हैं वो तो उसके अंदर कवर हो गया। हैंडलिंग कॉस्ट भी हो सकती है, ये भी कुछ मिली जुली चीजें ही होती हैं। हैंडलिंग कॉस्ट को लेके आने के लिए कोई एहतियात को खास किस्म के बैग्स में रखना पड़ेगा, कोई खास किस्म की पैकेट्स में रखना पड़ेगा, हैंडलिंग कॉस्ट भी हो सकती है। रास्ते में कोई मुश्किलें भी आ सकती हैं, हो सकता है समुद्र से गुजार के लाना हो, आग से गुजार के लाना हो, हवा से लेके आना है, तो रास्ते में तो मसले भी हो सकते हैं। तो उस डर की वजह से रास्ते में कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए इंश्योरेंस करा ली जाती है, उसको कहते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो भी जरूरी खर्चा है। अच्छा वो दूसरे मुल्क वाला सप्लायर ना हम पे यकीन नहीं कर रहा था, वो उसको लगता था वो हम पैसे लेके भाग जाएंगे, तो हमने फिर उसको यकीन दिलाने के लिए बैंक से उसको चिट्ठी लिखवा के दी, लेटर लिखवा के दिया, उसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक हमें मुफ्त में लिख देगा, चार्जेस लेगा, तो एलसी चार्जेस ये भी जरूरी होते हैं, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। नहीं, रास्ते में और भी टैक्स वगैरह पड़े, वो भी इसी में कवर हो गया। फिर वो ड्राइवर रास्ते में कहीं रिश्तेदारों का घर था, तो वहां घूमने फिरने चला गया, तो वहां बच्चों के लिए तोहफे चोफे ले गया, तो वो खर्चे भी डालने, नहीं वो नहीं। अच्छा और एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो इंश्योरेंस कवर्ड नहीं थी, तो उस पर भी पैसा लगाना पड़ गया, तो वो भी डाल लें इसमें, वो खर्चा डाल लें। नहीं चलें उसको करते हैं भी साइड पे। पहुंच गई स्टोर तक चीजें। तो स्टोर में उतार के रखने के लिए अगेन हैंडलिंग कॉस्ट भी काफी है, लेकिन चूंकि ये एग्जांपल्स की लिस्ट है तो मैं दोबारा यहां पर मोहतात होकर फिर से लिख देता हूं, ऑल अदर कॉस्ट नेसेसरली इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अच्छा यहां पर मैंने ना इसको दोबारा इसलिए लिखा है कि मैं अपना ये चीज दोबारा एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं, ब्रिंगिंग, नॉट कीपिंग, मेंटेनिंग, संभाल के रखेंगे, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग यानी इस लिस्ट का फुल स्टॉप कब लग जाएगा, जब स्टोर में चीजें लाके शेल्फ में रख दी बस। अब वहां रखे 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 महीनों गुजर गए, गार्ड को तनख्वाह दे रहे हैं, स्टोर किराए पे है, वो सारा खर्चा भी इसमें शामिल है? नहीं वो नहीं है, क्योंकि हमने ब्रिंगिंग, तो इसलिए इसमें वो लिस्ट भी डाल लेते हैं कि जिन खर्चों को शामिल नहीं करना। कौन सी कमीशन? अगर किसी ब्रोकर के जरिए खरीद रहे कमीशन आनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। चलें वो भी लिस्ट में लिख लें, ब्रोकर कमीशन लिख लें, जगह है तो ब्रोकर कमीशन लिख लें। लेके आने तक जो खर्चे हैं कमीशन भी उसी का हिस्सा, बिल्कुल शामिल कर देंगे। हाँ जी, नॉर्मल लॉस को क्या करूं,
नॉर्मल लॉस क्या होता है? हाँ, 300-400 खराब हो जाते हैं तो उसको क्या करें फिर? 300-400 यूनिट्स ऐड कर लो उसमें, क्या करूं? मैं भी तो वो पूछ रहा हूँ ना कि क्या करें, वो नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड कर लें, क्या करें? हैं? उनकी कॉस्ट क्या है, यही तो है। मतलब सारे खर्चे लिख तो रहे हैं हम खर्चे सारे लिख तो रहे हैं। अच्छा, ये ना अभी एक ने चलो पूछ ही लिया है, और भी कुछ लोग होंगे। नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, वर्ड लॉस, ये एक अलग चीज है जो यहां पर नहीं हो रही कंसिडर। जब वो इन्वेंट्री की मैं कैलकुलेशंस में जाऊंगा उन पे तब बात करेंगे। लॉस का वर्ड, नॉर्मल लॉस मतलब क्वांटिटी का लॉस, वो यहां डिस्कस नहीं हो रहा। यहां तो हम सिर्फ खर्चे गिन रहे हैं। हाँ, अगर कुछ यूनिट्स खराब हो जाए तो उनका क्या करना है, वो इस चैप्टर में आगे चल के बात करेंगे। और कोई मिसाल किसी को जरूरी लग रही है तो बताएं, वो भी लिख लेते हैं, कोई जहन में आ रही हो मिसाल? हाँ जी, चले, ये बात बहुत है। लेकिन कुछ खर्चे हैं जो शामिल नहीं करने, इनको मैं कह देता हूं वो खर्चे शामिल नहीं करने, तो क्या कह दूं? डू नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूड, इग्नोर, खबरदार, क्या कहें? कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करने। नहीं तो ये खर्चे ही नहीं हो रहे होंगे लेकिन शामिल नहीं करने, तो फिर क्या करें? उनको फिर अलग से कोई एक्सपेंस बनाना है तो बनाए, इनमें शामिल नहीं करना। अच्छा, इनमें क्या क्या शामिल हो सकता है? ये अगर रिफंडेबल है तो उनको कॉस्ट में शामिल नहीं करना, क्योंकि वो एक अलग से एसेट बन जाएगा। तो रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज, इनको कॉस्ट में शामिल नहीं कर लेना। अच्छा, वो जो रास्ते में बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे और वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, खर्चा तो वो भी था, वो नहीं करेंगे शामिल। चले, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वो खर्चे लॉस नहीं कह रहा, उन खर्चों की बात कर रहा हूं कि जो चीजें खरीद के लेके आने का नॉर्मल प्रोसीजर है, उसका हिस्सा नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रोसीजर यह है कि खरीदना, ट्रक में लोड करना, ट्रक को सारे रस्तों से लेके आना, दरमियान में पेट्रोल डलवाना, हवा भरवाना, रास्ते में ड्यूटीज वगैरह देना, रास्ते की इंश्योरेंस करवाना, लेके तक पहुंचना, ट्रक से उतारना, स्टोर में रखना, ये सब जरूरी है। लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसका रिपेयर का खर्चा करना पड़ गया, वो चीजें खरीद के लाने का नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है। तो ऐसे खर्चों को कहते हैं एबनॉर्मल खर्चे, उनको नहीं करना शामिल। एबनॉर्मल कॉस्ट, और एबनॉर्मल कॉस्ट के लिए आप मैंने तो एबनॉर्मल कॉस्ट लिख दिया, आप ब्रैकेट में मिसालें लिखना चाहें तो, जो हमारी नाअहली की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, किसी हादसे की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, वो एबनॉर्मल खर्चे हैं। हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, वो खर्चा एबनॉर्मल है। जैसे एयरपोर्ट पे चीजें आ गई थी, हम उनको उठाने जा ही नहीं रहे थे, कागज ही नहीं पूरे करके दे रहे, तो गवर्नमेंट ने पेनल्टी डाल दी हमें, तो वो पेनल्टी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? नहीं बनेगी। चालान हो गया रास्ते में, तो वो खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, चीजें लाके हमने अब संभाल के रख ली हैं, अब वो संभाल के पड़ी हुई हैं, स्टोरेज कॉस्ट, उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है? नहीं, क्योंकि बस लेके आके रखना था बस। वैसे तो स्टोरेज कॉस्ट में काफी है ये बात, लेकिन मैं मजीद इसलिए लिख देता हूं, स्टोर में ले आए अब, तो स्टोरेज कॉस्ट में कवर्ड है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, स्टोर रिलेटेड सारे खर्चे, स्टोर का रेंट, स्टोर में रखे हुए की इंश्योरेंस करवाना, स्टोर के लोगों की सैलरीज, वैसे तो स्टोरेज कॉस्ट कह दिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं स्टोर रिलेटेड खर्चे, ये नहीं इन्वेंट्री की कॉस्ट में आने। क्यों भाई? ब्रिंगिंग पे फुल स्टॉप लग गया, वो तो उसके बाद संभाल के रखने के खर्चे हैं। स्टोर के अंदर ले जाना, तो वो चीज देखें, जब हम सामान खरीद के ला रहे हैं तो जो मजदूरों को फारिग करना है, तो कब फारिग करना है? जब उठा के सही जगह सामान रख देंगे बस, तो रखा गया ना। अब उसके बाद स्टोर के बाकी खर्चे नहीं, वो नहीं इन्वेंट्री में शामिल।
अच्छा देखिए, हमने अगर चीजें खरीद के लेके आनी है तो उनको ट्रक में कुछ 10 दिन का सफर है। अब वो ट्रक वाले ने सोना भी है, तो हो सकता है रास्ते के अंदर ही वो कहीं किसी सिक्योर्ड जगह पर किराया देके चीजें रखते हो। वो स्टोरेज कॉस्ट ऐसा सच नहीं है, तो उसको स्टोरेज कॉस्ट नहीं कहेंगे, वो तो लाने का खर्चा, वो तो हैंडलिंग कॉस्ट है। इसीलिए ना आप अल्फाज को ना पकड़ें, चीजें लेके आने तक जो रास्ते के खर्चे हैं। अब जो मिसाल आप दे रहे हैं कि रास्ते में भी हमें कहीं ना कहीं 10 दिन स्टे करना पड़ेगा, चीजें संभाल संभाल के चलना पड़ेगा, तो हाँ वो रास्ते के खर्चे हैं ना, वो होंगे यार। एक बार स्टोर में पहुंच गए, अब जो स्टोर के खर्चे हैं नहीं, वो बाद की बात है, उनको नहीं करना है। अच्छा, टैक्सेस ड्यूटीज के हवाले से एक नोट लिख लें, अपने अल्फाज में ही लिख लें। समझ लें, फिर अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में ये टैक्सेस और ड्यूटीज इस तरह के वर्ड लिखे मिले तो कैसे पता कि वो रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है? बताना चाहिए, इंशाल्लाह बताएगा, नहीं बता रहा फिर तो जो है ना इनकम टैक्स, वो हमेशा रिफंडेबल होता है। उसके अलावा जो भी ड्यूटीज टैक्सेस है उसको नॉन रिफंडेबल मान लेंगे। दोबारा, एग्जाम क्वेश्चन में टैक्सेस ड्यूटीज नहीं बताया कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, नहीं बताया, तो फिर इनकम टैक्स रिफंडेबल और बाकी सब नॉन रिफंडेबल अज्यूम करते हैं। अगर क्वेश्चन में टैक्सेस ड्यूटीज रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है नहीं बताया, तो फिर इनकम टैक्स का वर्ड लिखा है तो वो रिफंडेबल है, उसके अलावा जो भी टैक्स ड्यूटी है वो सब नॉन रिफंडेबल है। हाँ जी, यहां तक नोटेड। और बुक तो आप खरीद ही चुके होंगे, तो खोलें। है तो खरीदी है तो क्या घर वालों के लिए खरीदी है? लेके आनी है ना। वाह भाई, जिनके इर्द गिर्द मलेदारों के पास है उनसे आप पिक्चर ले लें, लेकिन सवाल तक पहुंचे। चैप्टर के दूसरे पेज पे आए। नहीं दूसरे पे नहीं, सॉरी, 5वें पेज पे, चैप्टर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हेडिंग होगी, 5वां छठा पेज होगा चैप्टर में, 5वां छठा पेज होगा कहीं। हाँ जी, पहुंचे। इलस्ट्रेशन 1 आप सॉल्व कर दें, इलस्ट्रेशन 1 आप अभी सॉल्व कर दीजिए।
चलिए कोई बात नहीं, 4 से 5 है, 4 से 5 है, 4 से 5 है। वो पहले 5 से 6 तय हुआ था, लेकिन क्लास में ही तय होता नहीं, 4 से 5 4 से 5 है। अरेबिक सिखानी है, मतलब अरेबिक लैंग्वेज सिखाने के लिए आप पढ़ सकें प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, 4 से 5 है, अगर पढ़ सकते हैं जरूर बैठें, जरूर। चले, आपकी फारिग शक्लों से लग रहा है कि आप सवाल करके फारिग हो गए। हमने इस साल में, और पहला ही साल है, 30,000 यूनिट्स खरीदे थे इकट्ठे ही, इंपोर्टेड इन वन लॉट, का मतलब है एक ही दफा वो 30,000 खरीदे हैं पूरे साल में, और ये वो एक ही ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा है। और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि जो 2800 बचे हुए हैं उनकी कॉस्ट बता दें, तो कैसे निकालें? सबकी कॉस्ट निकाल के डिवाइड बाय 30,
और फिर 2800 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब जब हम उन 30,000 की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो परचेज प्राइस ले लेंगे। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है इसमें से अभी माइनस होना है, तो इसमें से 10% माइनस हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करेंगे, ना करते अगर रिफंडेबल का वर्ड साथ लिखा होता, नहीं लिखा तो मतलब फिर नॉन रिफंडेबल है, तो इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी। रिफंडेबल सेल्स टैक्स रिफंडेबल ऐड नहीं होगा। एलसी चार्जेस ऐड होंगे, फ्रेट चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड होगा, गोडाउन रेंट, फायर इंश्योरेंस। अच्छा, ट्रांजिट इंश्योरेंस बस वर्ड ट्रांजिट का ही होता है साथ, उसके अलावा फायर इंश्योरेंस और प्लानी इंश्योरेंस और वो सब स्टोर में आने के बाद की होती है, तो गोडाउन रेंट और फायर इंश्योरेंस ऐड नहीं होगा। और बाकी सारे खर्चे ऐड होने के बाद 30 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर 2800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, कोई मुश्किल, परेशानी, एतराज, तकलीफ, बुरा लगा हो किसी को? ओके। अच्छा, अब ये जो बुक है ना, ये जो घर में आप फ्रिज में रखा है संभाल के, ये लेके आया करें, ये बुक को क्लास में साथ रखा करें। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।